हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें जितने भी एमसीक्यू दिए हैं, जो लास्ट में एक्सरसाइज है उसमें जितने भी एमसीक्यू दिए हुए हैं उस सभी एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। अराउंड 55 प्लस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम इसी वीडियो में। ठीक, ये वीडियो उनके लिए बहुत उपयोगी होगी जो अपना सिलेबस कम्प्लीटली तैयार करना चाहते हैं। ठीक, जिन्होंने ये एमसीक्यू सॉल्व कर लिए तो वो अपना रिवीजन कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और जिन्होंने ये अभी तक देखे भी नहीं है उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, ये अभिक्रिया दे रखी है। ठीक, पहला कथन है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड रिड्यूस हो रहा है। ठीक, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक, और थर्ड है ये फोर्थ है। देखिए, अब अगर इस अभिक्रिया को देखें हम, PbO प्लस सी गिव्स Pb प्लस CO2, तो देखिए इसमें क्या है। पहला ऑप्शन देखते हैं, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, तो लेड तो है ही नहीं, इधर इधर क्या है, लेड ऑक्साइड है। ठीक है, लेड तो है ही नहीं, तो ये गलत हो गया पहला वाला। दूसरा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इधर है नहीं, कार्बन है इधर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, तो दूसरा भी गलत हो गया। ठीक, अब देखिए थर्ड है कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक, देखिए कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, और इस पे देखिए O जुड़ गया, जिसमें O जुड़ता है या फिर H हटता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज होना। ठीक है, ऑक्सीडाइज यानी कि उपचयित होना। तो यहाँ देखिए कार्बन के साथ O जुड़ गया, यानी कि ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक, तो इसका ये वाला सही हो गया। ठीक है, अब चौथा देखते हैं, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। ठीक, इधर लेड ऑक्साइड है PbO, अब देखिए इधर क्या बचा, Pb, मतलब O हट गया। अब O का हटना या फिर H का जुड़ना, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक, तो ये भी सही है, यानी C और D दोनों सही है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया। इसमें पूछा था कौन सा असत्य है, तो C और D तो सत्य है, यानी कि A और B असत्य है। तो A और B किस में है, A ऑप्शन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। ठीक, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है या डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए Fe की जगह कौन आ गया, Al यहाँ पे। ठीक है, Fe की जगह क्या ले लिया, Fe को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया उसने। ठीक है, इसका जो कंपाउंड था Fe2O3, ठीक है, यहाँ से एल्युमिनियम ने इसको डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह ले लिया। ठीक है, Al2O3 बन गया। ठीक है, और Fe को अलग कर दिया। ठीक, तो इस ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस करता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर दो डिस्प्लेस होते हैं, यानी अगर दो कंपाउंड होते हैं यहाँ पे, तो उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, यहाँ पे एक है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौह चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने से क्या होगा। ठीक है, लौह चूर्ण FeA, ठीक है, इस पे HCl डालेंगे। ठीक, तो क्या होगा, देखिए इसके साथ करेगा, क्या करेगा, ये FeCl2 बनाएगा। ठीक है, FeCl2 बनेगा, यानी कि आयरन क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, प्लस ये जो H है ये गैस रिलीज हो जाएगा, यानी कि H2 गैस रिलीज हो जाएगा। ओके, अब यहाँ इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 लगा देते हैं, बैलेंस हो गया। ठीक, तो FeCl2 बनेगा प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोडक्ट। ठीक है, आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्लोरीन गैस निकलेगी नहीं, कोई अभिक्रिया ऐसा कुछ होगा नहीं, आयरन का नहीं, इसका आंसर है A। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा। ठीक, इसका pH देखिए, लाल को नीला कर रहा है, रेड को ब्लू कर रहा है। ठीक है, और रेड को ब्लू कौन करते हैं, क्षार, बेस करते हैं। और बेस कौन होते हैं, जो 7 से ऊपर होते हैं, 7 से लेकर 14 तक होते हैं जो। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं 7 से ऊपर कौन है, ये 10। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा, इनमें से क्या होगा। ठीक, तो देखिए अगर आपको पता है कि अंडे के कवच को क्या बोलते हैं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडे का कवच। ठीक है, अगर इसमें हम HCl डाल दें, HCl, ठीक है, HCl की अभिक्रिया करवाएं, तो देखिए Ca तो इसके साथ चल जाएगा, यानी CaCl2 बन जाएगा एक तो। ठीक है, प्लस एक CO2 बनेगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, H2O, जल निकल जाएगा। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब देखिए जो ये CO2 है, यही तो दूधिया रंग प्रदान करता है किसी भी विलयन का। CO2 अगर उसमें प्रवाहित करते हैं तो उसको दूधिया कर देता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, HCl। ठीक है, HCl मिलाएंगे तो ये वाली अभिक्रिया होगी, CO2 गैस बनेगा और वो जो CO2 गैस है वो विलयन को दूधिया कर देगा। ठीक, आंसर हो गया HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है, यदि हम NaOH के उसी विलयन का
20 ml ले तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए पहले हम 10 ml NaOH लिया तो उसके लिए हमें देखिए 10 ml ले रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरत कितनी पड़ रही है 8 ml की। ठीक, अब बोल रहे 20 ml लेना है इसको, 20 ml यानी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर देंगे, फिर 8 दूनी 16, इसको जब डबल कर रहे हैं तो इसको भी डबल कर देंगे, तब दोनों उदासीन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना होगा 16। ठीक ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपच यानी कि एसिडिटी का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एसिडिटी के लिए क्या करते हैं हम अपच का उपचार, एंटासिड लेते हैं, एंटासिड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा एंटासिड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा देगा, नीचे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपसे तभी सॉल्व होगा जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी। ठीक, अब देखिए NaCl विलयन का कॉपर धातु से, NaCl में अगर हम कॉपर डालेंगे, NaCl में कॉपर डालेंगे तो कोई अभिक्रिया होगी नहीं होगी, क्यों, कॉपर है जो Na से नीचे है, इसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, पहला तो गलत हो गया। ठीक, दूसरा देखिए MgCl2 में डाला हमने एल्यूमिनियम। ठीक, तो अगर आपको याद है रिएक्टिविटी सीरीज तो Mg भी ऊपर है और एल्यूमिनियम नीचे है, तो एल्यूमिनियम भी इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखिए रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होना चाहिए, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो देखिए एल्यूमिनियम नीचे था Mg से, तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया। ठीक, थर्ड देखते हैं, थर्ड है FeSO4 ठीक, प्लस सिल्वर यानी कि Ag। ठीक, अब देखिए सिल्वर तो बहुत नीचे है, बहुत नीचे, और Fe ऊपर है। यहाँ देखिए सिल्वर देखिए कहाँ है, यहाँ नीचे, और Fe देखिए यहाँ है, तो इस सिल्वर इसको कैसे डिस्प्लेस कर देगा, नहीं कर सकता है। ठीक, फोर्थ देखिए AgNO3 विलयन एवं कॉपर, अब ये कर देगा, AgNO3 है प्लस कॉपर, क्यों, क्योंकि कॉपर है Ag से ऊपर है, तो इसको Ag को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और इसके साथ यौगिक बना लेगा। देखिए जो कॉपर है, कॉपर यहाँ है, Ag नीचे है। ठीक है, तो इसलिए कॉपर क्या कर देगा, Ag को उसके विलयन से डिस्प्लेस कर देगा। तो इसका आंसर क्या हो गया डी। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन यानी जिसपे हम खाना खुना बनाते हैं। ठीक, तो अब देखिए उसमें ग्रीस लगाएंगे क्या, नहीं, ये विधि है एक, मतलब उससे जंग से बचाने की विधि है। मतलब जंग से बचाने की विधि कौन कौन सी होती है, ग्रीस लगाना, पेंट लगाना, ये सारी विधि है, पर ये है फ्राइंग पैन, कंडीशन यहाँ पे फ्राइंग पैन। तो ग्रीस लगाएंगे क्या उस पर, नहीं लगाएंगे। पेंट करेंगे उस पर, नहीं करेंगे। जिंक की कोटिंग कर सकते हैं, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया सी, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है। ठीक, अब देखिए कोई धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऐसा कोई कंपाउंड बना रहा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। ठीक है, और ये क्या है, जल में विलय है, तो ये तत्व क्या होगा। देखिए अगर कैल्शियम की हम ऑक्सीजन से करवाएंगे तो क्या बनेगा, CaO। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये जल में विलय भी है, ये जल में विलय भी है। अब देखिए अगर कार्बन के साथ करवाएं CO तो क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा। ठीक, CO2 तो देखिए एक गैस होती है। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, और ये जल में विलय भी नहीं हो पाएगी। ठीक, अब देखिए सिलिकॉन से कराएंगे Si2 तो SiO2 बनेगा, SiO2 बनेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है लेकिन ये जल में नहीं घुलेगा, तो ये जल में नहीं घुलेगा। कंडीशन ये भी कि जल में घुलना चाहिए। और आयरन का ऑक्साइड बनाएंगे तो वो भी जल में नहीं घुलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, कैल्शियम। कैल्शियम का ऑक्साइड बनाएंगे तो वो जल में भी घुलेगा और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि। देखिए खाद्य पदार्थ जो फूड केन्स होते हैं उनमें जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। इसका कारण भी यही है, देखिए कि जो जिंक होता है वो टिन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जिंक जो है टिन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और ज़्यादा रिएक्टिव है यानी वो रिएक्शन कर सकता है, तो उसके जो रिएक्शन करने के चांस है वो ज़्यादा होते हैं, और फूड में रेंसिडिटी आ जाएगा, उसका कोरोजन हो सकता है। इसलिए जो टिन होता है, तो इसलिए जो डिब्बे होता है उस पर टिन की कोटिंग की जाती है। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, नहीं ये गलत है। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ये गलत है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, हाँ ये कारण सही है कि टिन की अपेक्षा जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए हम जिंक की कोटिंग नहीं करते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 है। इसमें क्या है, देखिए कितने बॉन्ड हैं ये बताना है। ठीक है, C2 2C, ठीक है, और बॉन्ड कितने बनेंगे, हर के साथ एक एक लग जाएगा, H है, H H H, तो गिन लीजिए बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5 6, और एक ये बीच में होगा 7। ठीक, और एथेन है, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों नहीं लगाया मैंने, क्योंकि ये एथेन है।
इन में क्या होता है, इन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए सिंगल सिंगल लगाया। तो कितने आए अभी हमने गिना था, 7 है, 7 संयोजक बंध है। ठीक, ओके नेक्स्ट देखते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बॉन्ड गिनने का है। अब मैं आपको जैसे बता देता हूँ कि 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड। ठीक है, ये हमारे सिलेबस पे है नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। जैसे पूछा जाए कि जो बेंजीन होता है, बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो बेंजीन, अब देखिए 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं कि एलिफेटिक होता है और एक होता है एरोमेटिक। एलिफेटिक होते हैं जो चेन बनाते हैं, जैसे अभी देखा हमने, चेन बनाएंगे, कैसे भी चेन बनाएंगे, चेन में रहेंगे जो। ठीक है, ये होता है एलिफेटिक। और एरोमेटिक वो होते हैं जो रिंग टाइप के बनाते हैं, बंद होते हैं, जो क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, इस टाइप का, ये हो गया बेंजीन जैसे। ठीक, तो बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक, तो अगर आपसे पूछे कि बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको गिनने का। जैसे बेंजीन की बात कर रहा था मैं, C6H6 की, तो इसका जो स्ट्रक्चर इस टाइप का बनता है। ठीक है, देखिए गलत बन गया, इस टाइप का बनता है। ठीक है, 3 तो इसमें क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। ये C है सब में, C। और देखिए 6 H है, तो सारे H जुड़े होंगे यहाँ पे, एक एक H जुड़े होंगे सबसे। ठीक है, तो अब देखिए कितने सिग्मा, देखिए सिग्मा बॉन्ड वो होते हैं जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, वहाँ हर एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड मिलेगा आपको, हर एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड मिलेगा आपको। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड। और जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे आपको एक पाई बॉन्ड मिलेगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पाई बॉन्ड मिलेगा। तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और 3, 3 है, तो 3 तो हो गया पाई बॉन्ड। ठीक है, ऐसे गिनना है। और देखिए सिग्मा बॉन्ड यानी जितने सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड देखिए कितने, 6 तो ये हो गए जो हाइड्रोजन जुड़ रखे हैं सबसे, तो 6 तो ये हो गए 6। अब प्लस 6 ये भी जुड़ रखे हैं, देखिए ये C जो जुड़ रखा है C से, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 ये भी हो गए, तो 6 और 6 12, 12 तो हो गए आपके सिग्मा बॉन्ड, 12 तो हो गए आपके सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और 3 क्या होंगे आपके पाई बॉन्ड। ठीक, तो इस टाइप से आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटानॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप ऑफ। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए आपको। ठीक है, तो देखिए कार्बोक्सिल तो हो नहीं सकता। ठीक है, COOH आता है उसमें। ठीक है, कार्बोक्सिल। ठीक है, एल्डिहाइड भी नहीं है, अल्कोहल नहीं है, और लाना चाहिए था, लाना चाहिए था लास्ट में। ठीक है, मेथनॉल हो गया। ठीक है, इस टाइप का आता है। कीटोन जो होता है, कीटोन के लास्ट में ही आता है ऑन। ठीक है, कीटोन। ठीक है, ऑन किसके लास्ट में आ रहा है, कीटोन के, तो इसका आंसर क्या होगा, कीटोन। ठीक, ये आपको जो क्रियात्मक समूह है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है, याद होने चाहिए। ठीक है, हेलोजन का ये होता है क्लोरोब्रोमियम। ठीक है, अल्कोहल का होता है OH। ठीक है, एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का होता है CO। ठीक है, कार्बोक्सिल का होता है COOH। ठीक, ये याद होने चाहिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा असत्य है, ये बताना है। ठीक है, अब देखिए पहला देखते हैं, द एलिमेंट बिकम लेस मेटेलिक। ठीक है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, कितनी बार करवा दिया होगा मैंने अब तक, तो याद होना चाहिए। तो जब हम इधर से इधर जाएंगे तो देखिए नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ते हैं, मेटेलिक करेक्टर घटते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक करेक्टर घटते हैं और नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ते हैं। ठीक, तो पहला वाला था कि जो एलिमेंट है बिकम लेस मेटेलिक, ये सही है। इधर जाएंगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेंगे और मेटेलिक करेक्टर घटेगा। ठीक, दूसरा देखिए, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। ठीक है, इधर से जाएंगे जब हम लेफ्ट टू राइट, तो सेल की संख्या तो सेम होगी, पीरियड में सेल की संख्या सेम होगी, लेकिन हर एक आगे आगे जाते रहेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता रहेगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ती रहेगी। ठीक, थर्ड देखिए, द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। देखिए अब जैसे इधर इधर जाते रहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती रहेगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती रहेगी तो जो उनका अट्रैक्शन फोर्स है वो भी तो बढ़ता रहेगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा बढ़ेगा, तो यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की जो टेंडेंसी होगी उनकी वो कम होती रहेगी ना, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, तो जो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी, ठीक है, तो वो क्या होगी, जब इधर से जाएंगे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो क्या होगा, इधर वाला जल्दी लूज़ कर देगा, जबकि इधर वाला जो इधर है राइट में वो बहुत देर में लूज़ कर रहा है। देखिए ऐसे भी लास्ट जो 18वां ग्रुप है वो क्या है, इनर्ट, यानी उसके सारे कंप्लीट हो रखे हैं, तो उससे तो हम ऐसे भी नहीं निकाल सकते, मतलब उससे देखिए कैसे कितनी मुश्किल से निकालेंगे हम कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक। और इधर क्या है, मेटल है, और मेटल को आपको पता है कि मेटल तो बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक। सी था हमारा कि द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजली, ये गलत हो जाता है हमारा, ठीक है, तो हमारा आंसर यही है, ठीक। इसमें पूछा था कौन सा असत्य, तो ये असत्य, ठीक है। और देखिए लास्ट भी देख लेते हैं, द ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक, ठीक। इधर जाएंगे तो नॉन मेटल मिलेगा, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो इधर जाएंगे तो और क्या मिलेंगे हमें, मोर एसिडिक मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए,
तत्व XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है, ठीक है, तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत आता है? देखिए, अब देखिए आपको अगर सूत्र बनाना आता है यानी कंपाउंड कैसे बनते हैं उसका जो फॉर्मूला कैसे आता है तो अब तो हो जाएगा। आप देखिए जैसे ए है, ये ए के ऊपर चार्ज है, कुछ भी चार्ज है, एक्स चार्ज है, ठीक है, बी है, बी के ऊपर वाई चार्ज है। तो कैसे लिखते हैं? पहले ए को लिखते हैं, फिर वाई का चार्ज नीचे आ जाता है, इसके जो इसके ऊपर है वो नीचे आ जाता है, फिर बी को लिखते हैं, फिर इसके ऊपर जो चार्ज है वो इसके नीचे आ जाता है, ठीक, ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो आपको पता है सोडियम के ऊपर कितना +1 चार्ज होता है, मैग्नीशियम के ऊपर कितना होता है +2 चार्ज होता है, ठीक है, एल्युमिनियम के ऊपर कितना होता है +3 चार्ज होता है, ठीक ठीक। तो देखिए अगर सोडियम से बनाएगा एक क्लोरीन तो यहाँ देखिए यहाँ से Na लिया हमने, Na क्लोरीन के साथ करवाएंगे, देखिए इसके ऊपर एक है, इसके ऊपर एक माइनस है, ठीक, तो क्या हो जाएगा Na, इसका एक नीचे आ गया, ठीक है, फिर Cl लिखेंगे, इसका एक नीचे आ गया, तो ये तो NaCl बना, लेकिन हमें तो बनाना है Cl2 आना चाहिए लास्ट में। Cl2 का मतलब क्या, यहाँ 2 आना चाहिए, और यहाँ 2 तब आएगा जब यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे 2 किसके, मैग्नीशियम के, यानी मैग्नीशियम का यहाँ +2 है, फिर क्लोरीन का -1। अब देखिए Mg, ठीक है, इसका वाला यहाँ आ गया नीचे, और Cl लिखा हमने और इसका वाला चल जाएगा नीचे, ठीक, तो ये बन गया MgCl2, ठीक, और यही हमारा राइट आंसर है, यानी मैग्नीशियम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के वृक्क यानी कि किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, ठीक है। तो मनुष्य का जो किडनी है वो किस तंत्र का भाग है, किस सिस्टम का भाग है? तो मनुष्य का किडनी क्या करता है ब्लड को प्यूरिफाई करता है, जितनी भी अशुद्धियाँ होती है उसको छानने का काम करता है ब्लड से, ठीक है। तो ये किस चीज़ का, एक्सक्रीशन का, ठीक है, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन का पार्ट होता है, ठीक, यानी कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, ठीक है। पादप में जो प्लांट में जाइलम किस लिए होता है? मैंने बोला था कि देखिए मैंने क्या बोला था आपको, ज से जाइलम और ज से जल, फ से फाइलम, फ से फूड, ठीक है। तो ज से जाइलम, ज से जल, जल का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, स्वपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, क्या रिक्वायर है इसके लिए? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, ठीक है, क्लोरोफिल चाहिए होता है और सनलाइट चाहिए होता है, यानी तीनों चीज़ चाहिए, ठीक। आपको इसका इक्वेशन भी याद होना चाहिए फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, C6CO2 + 12H2O, ठीक है, ठीक है। क्लोरोफिल है ऊपर, नीचे है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और क्या क्या बनेगा, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, ठीक है, प्लस क्या बनेगा, O2 बनेगा, 6O2 + 6H2O जल भी बनेगा, ठीक है, ये सब बनेगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। देखिए ये क्रिया कहाँ पे होती है, मतलब पाइरूवेट से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा बनेगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। पहले क्या होता है, देखिए साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लूकोज से पाइरूवेट एसिड बनता है, ठीक है। पाइरूवेट एसिड ये कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में। इसमें O2 नहीं चाहिए होता है, O2 नहीं चाहिए होता है, एब्सेंस ऑफ O2 में होता है। इतनी क्रिया सब में ही होती है, ठीक है, सब में, ठीक है। यानी कि ग्लूकोज से जो पाइरूवेट एसिड बन रहा है उसमें क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है, इसमें O2 नहीं चाहिए होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो पाइरूवेट एसिड बना, ठीक है, इसके साथ तीन चीज़ें हो सकती है, ठीक है। देखिए अगर ये माइटोकॉन्ड्रियम में हुआ और माइटोकॉन्ड्रियम में देखिए O2 के प्रेजेंस में होता है, ये ध्यान में रखना है। इसमें O2 के प्रेजेंस में होगा और बाकी ये दोनों बचे हैं, इनमें क्या होगा, O2 के एब्सेंस होगा, ठीक है, इनमें O2 नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रियम में क्या अगर होता है तो O2 चाहिए होता है, पहले तो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, और बनता क्या क्या है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा रिलीज होती है ATP, ठीक है, इसी से हमें ऊर्जा मिलती है। ये सेल में होती है, ठीक है, इसी से ऊर्जा मिलती है हमको, ठीक। अब देखिए अगर O2 नहीं है ऑक्सीजन के अभाव में, ये कहाँ पे होगी, मसल्स में होगी हमारी, कहाँ पे होगी, ये मसल्स में होगी, ये मसल्स में होगी। ये कहाँ हुई थी, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मसल्स में देखिए क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा और ऊर्जा बनेगा, ठीक है, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा बनेगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए 3 ATP लिख रखा है, लेकिन 2 ATP होता है, बहुत सारी बुक में 2 ATP है, लेकिन NCERT में 3 ATP लिख रखा है, ठीक। आगे देखिए ईस्ट में क्या होता है, देखिए ईस्ट में जो जैसे कि जो दारू वारू बनता है ब्रेवरीज में, शराब खाना में, उसमें भी यही इक्वेशन होती है। देखिए उसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, यानी ऑक्सीजन नहीं चाहिए। इसमें क्या बनेगा, देखिए एथेनॉल बनेगा, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, ऊर्जा बनेगा 2 ATP, ठीक है। तो ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल। अब देखिए इनमें से इसी में देखिए जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, इसी में सिर्फ जल बन रहा है, जल इसी में बन रहा है, इसमें भी जल नहीं बन रहा है, इसमें भी जल नहीं बन रहा है, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चाहिए होता है, O2 चाहिए होता है, तभी होगा ये, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, पाइरूवेट के विखंडन से या कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा, ठीक है। तो देखिए जल हमने अभी देखा किस में होता है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ठीक है, प्लांट हार्मोन है। ठीक, प्लांट हार्मोन पे एक वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी, यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। देखिए हार्मोन 5 टाइप के होते हैं। ठीक, 5 टाइप के कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन, ठीक है, जिब्रेलिन, ठीक, साइटोकाइनिन, ओके, और होता है आपका इथाइलिन, ठीक है, और एक होता है एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो इनमें जो 4 होते हैं ये तो ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, लेकिन जो एब्सिसिक एसिड होता है, ठीक है, ABA, ठीक है, ये क्या होता है? ग्रोथ इनहिबिटर होता है। ठीक, ओके, देखते हैं तो इसका आंसर क्या हो गया। देखिए इंसुलिन तो होता नहीं, थायरोक्सिन होता नहीं, ठीक है, एस्ट्रोजन होता नहीं, साइटोकाइनिन होता है। और साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, और देखिए साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ऑक्सिन क्या करता है? जैसे प्रकाश की तरफ झुकाव होता है या फिर जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, उसमें हेल्प करता है। ठीक, और आपका जो और जिब्रेलिन क्या होता है? वो हाइट बढ़ाता है, उसकी प्लांट की हाइट बढ़ाता है। ठीक है, इथाइलिन क्या होता है? फलों को पकाता है। ठीक है, और देखिए, और जो एब्सिसिक एसिड होता है वो क्या होता है? जो को पेड़ों से गिराने का काम करता है या फिर फलों को पकने से पहले ही गिरा देता है। ठीक है, और एब्सिसिक एसिड को ही क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ठीक है, 2 तंत्रिकाएं देखिए आपस में जुड़ी हुई नहीं रहती, उनके बीच में एक खाली स्थान होता है। यानी कि पहली तंत्रिका का जो डेंड्राइट होता है, ठीक है, वो दूसरी तंत्रिका के एक्सॉन टर्मिनल से जुड़ा हुआ नहीं होता, बीच में कुछ खाली स्थान होता है। इस खाली स्थान को क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक फ्लूइड। ठीक, तो हमारा आंसर हो गया सिनेप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। ठीक है, मस्तिष्क देखिए किसके लिए उत्तरदायी? सोचने के लिए, हाँ, ठीक है, हृदय की स्पंदन के लिए भी होता है, व्यक्ति की हार्ट बीट के लिए भी होता है। ठीक है, ओके, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी होता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? सब, उपरोक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखिए एसेक्सुअल प्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग। बडिंग किस में होता है? देखिए बडिंग 2 में होता है, एक तो ईस्ट में होता है और एक होता है हाइड्रा और ईस्ट में बडिंग होता है। ठीक है, बडिंग में होता है क्या है? बॉडी से बाहर एक बड निकलता है, ठीक है, एक उभार टाइप का निकलता है जो पूरा उसी ऑर्गेनिज्म जैसा बन जाता है। ठीक है, यानी जैसे ईस्ट हो गया या फिर हाइड्रा जैसा ही दिखने लग जाता है, फिर वो उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग नहीं है। देखिए इनमें से, देखिए ओवरी होता है, ठीक है, ओवरी जहाँ से एग फॉर्म होता है, एग यहीं फॉर्म होता है। ठीक, यूट्रस जहाँ पे एग जाके चिपक जाता है, इम्प्लांटेशन की क्रिया होती है। ठीक है, वास्ट डिफरेंस इसका आंसर है। यानी देखिए वास्ट डिफरेंस क्या होता है? टेस्टिस होता है जो, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन होता है। इस स्पर्म को कौन लेके आता है? ये वास्ट डिफरेंस वेन लेके आती है, इसी के थ्रू आता है वहाँ पे। ठीक है, फिर ये यूरेथ्रा में मिल जाता है, ठीक है, यहाँ से निकलता है। ठीक, तो ये जो वास्ट डिफरेंस है ये क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब आपको पता है, फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ओके, ये भी फीमेल पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, पराग कोश में होते हैं। ठीक है, द एंथर कंटेंट, एंथर पे क्या होता है? देखिए फ्लावर होता है, फ्लावर में 2 पार्ट होते हैं, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या हो गया? आपके स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ठीक है, ओवरी हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। और मेल में क्या होता है? ठीक है, मेल में देखिए 2 ही पार्ट होता है। ठीक है, स्टामिन बोलते हैं इसको, ये जो ऊपर वाला होता है इसको क्या बोलते हैं? एंथर। और जो ये है लंबी सी ये होती है जो डंडी टाइप की, इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ठीक है, तो 2 ही पार्ट होते हैं। ठीक, अब जो ये ऊपर था, ठीक है, इसी पे क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो येलो सा होता है वो पॉलन ग्रेन इसी पे होता है, एंथर के ऊपर। तो इसका आंसर क्या हो गया? पॉलन ग्रेन। ठीक है, एंथर पे पॉलन ग्रेन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको। ठीक है, आप इसको जरूर देख के जाएं। ठीक, देखिए मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधे में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। ठीक है, इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की आनुवंशिक रचना निम्न में से थी। देखिए अब देखिए, अगर क्वेश्चन में 2-3 बार आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा है। ठीक, देखिए पहले क्या लिया उन्होंने? लंबे मटर के पौधे जो क्या थे? बैंगनी थे। ठीक है, लंबे मटर के पौधे लिए जो बैंगनी थे। ठीक, और क्या लिया उन्होंने? और एक बौना लिया जो कि क्या था? जो सफ़ेद था। ठीक है, जो सफ़ेद था। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। ठीक है, तो देखिए पुष्प कैसा निकल रहा है? बैंगनी पुष्प, सारे के सारे क्या है? बैंगनी पुष्प। यानी जो इसमें देखिए डोमिनेंस कौन कर रहा है? बैंगनी वाला। ठीक है, वॉयलेट वाला डोमिनेंस कर रहा है। ठीक है, और देखिए परंतु उसमें लगभग आधे बौने थे, लेकिन उसमें सभी क्या हुए? लंबे नहीं हुए, ना ही सभी छोटे हुए। ठीक है, हुआ कुछ तो लंबे आए लेकिन कुछ बौने आए, लेकिन जितने भी फ्लावर थे सारे के सारे क्या हैं? पर्पल हुए हैं। ठीक, तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी, यानी कि
कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका इतना देखिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि लंबे पौधे भी आए, छोटे पौधे भी आए, लेकिन जो फ्लावर थे, फ्लावर सारे के सारे क्या है, जो डोमिनेंस था उनमें, डोमिनेंस क्या था, पर्पल, तो कैपिटल डब्ल्यू इसलिए ये आया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समजात अंगों का उदाहरण, यानी कि होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं। ठीक है, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन मैंने आपको बताया। देखिए, होमोलोगस वो होते हैं जो स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, लेकिन उनका जो काम होता है वो डिफरेंस होता है। ठीक है, दोनों का काम अलग होगा। जैसे कि 4 लिम्ब हो गया, 4 लिम्ब बर्ड्स। ठीक है, देखिए 4 लिम्ब की बात करता हूँ मैं, बर्ड में देखते हैं, ठीक है, काऊ में देखते हैं और ह्यूमन में देखते हैं। तो बर्ड में जो 4 लिम्ब होता है उसका काम होता है उड़ने का। ठीक है, स्ट्रक्चर तीनों का सेम है, बर्ड में है उड़ने का, काऊ में क्या होता है, काऊ के वो पैर हो गए, आगे के पैर। ठीक है, पर जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन में क्या बन गए, वो हाथ बन गए, 4 लिम्ब। तो देखिए तीनों का काम अलग है लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। ओके, तो ये हो गया होमोलोगस। और एनालोगस क्या होता है, एनालोगस जिसका जो स्ट्रक्चर और डिफरेंस लेकिन काम एक हो, जैसे कि तितली हो गया और बर्ड हो गए। ठीक है, उनके पंख, अब देखिए स्ट्रक्चर अलग है लेकिन दोनों का काम क्या है, उड़ना। ठीक है, तो ये हो गया एनालोगस। ओके, तो देखिए इसमें पूछा जा रहा था होमोलोगस। देखिए हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, हमारे दांत और हाथी के दांत, ये नहीं हो सकता। आलू और घास, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए है। ठीक है, अवर आर्म एंड डॉग्स 4 लेग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि इनकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर है सेम है लेकिन काम अलग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। ठीक है, देखिए किससे अधिक, चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से या जीवाणु से। ठीक है, तो देखिए सबसे अधिक किससे है हमारी समानता, चीन के विद्यार्थी से। ठीक है, ये भी कैसे हैं, इंसान जैसे, होमो सैपियंस है ये भी। ठीक है, पर अगर चीन के विद्यार्थी नहीं होता तब क्या होता आंसर, चिंपैंजी होता। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए जल का कर सकते हैं, कांच का कर सकते हैं, प्लास्टिक का कर सकते हैं, मिट्टी से नहीं बना सकते हैं लेंस। तो इसका आंसर क्या हो गया, मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है। ठीक है, आभासी यानी कि वर्चुअल है, सीधा यानी इरेक्ट है, तथा बिंब से बड़ा है। ठीक है, लार्ज, इनलार्ज है। ठीक है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, वस्तु को कहाँ पे रखा गया होगा कि ऐसी इमेज बनी। ठीक है, देखिए, ठीक है, वर्चुअल है, वर्चुअल यानी कि देखिए इधर बना होगा, जैसे कि ये है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में 6 कंडीशन थी, तो ये 6th कंडीशन जो था स्पेशल वाला, उसी की बात हो रही है। देखिए कि जब हमने वस्तु को कहाँ रखा, ये पी था और ये एफ था, इसके बीच में जब हम वस्तु को रखने तो इधर बनती है इमेज, पीछे बनती है। और जब पीछे बनती है तो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, यानी आभासी, सीधा बनता है। ठीक है, पहली कंडीशन है जिसमें सीधा बनता है और ये वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, फोकस और पोल के बीच में रखा गया है। ठीक है, तो फोकस और नहीं, ये गलत हो गया, ये नहीं है, वक्रता केंद्र पे नहीं, वक्रता केंद्र से परे नहीं, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यानी फोकस और पोल के बीच में रखा गया है, जो 6th कंडीशन है ये। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। ठीक है, सेम साइज का प्राप्त करना है। ठीक है, तो कहाँ पे रखें, देखिए उत्तल लेंस ये होता था। ठीक है, F1, ठीक है, 2F1, ठीक है, F2 और 2F2 ये होता है इसमें। ठीक है, जब हम इमेज को 2F1 पे रखते हैं, 2F1, तो ये इमेज कहाँ पे बनता है, देखिए 2F2 पे बनता है। ठीक है, 2F2 पे बनता है, और कैसा इमेज बनता है, सेम साइज का इमेज बनता है। ठीक है, सेम साइज का इमेज बनता है। ओके, तो हमारा आंसर ये हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे ये मैंने सीधा बना दिया, यहाँ पे उल्टा बनता है इमेज। ठीक है, यहाँ पे उल्टा बनता है, सेम साइज का बनता है लेकिन उल्टा बनता है। मतलब 2F1 पे रखते हैं तो 2F2 पे बनता है, कैसा, सेम साइज का बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या हो गया, लेंस के मुख्य फोकस पे रखेंगे तब होगा, या फोकस दूरी की दुगनी पे। ठीक है, यानी 2F1 पे, तो 2F1 पे ही तो रखा था हमने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2F1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां नेगेटिव 15 सेंटीमीटर है। ठीक, दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस है, ठीक है, कॉनकेव, वो उनकी जो फोकस लेंथ होती है हमेशा नेगेटिव होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, दोनों क्या होंगे, अवतल होंगे। ठीक है, उत्तल की कैसी होती है, कॉन्वेक्स की कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, लेकिन कॉनकेव की क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, दोनों क्या होंगे, अवतल होंगे। चाहे लेंस की बात हो रही है चाहे मिरर की बात हो रही है, दोनों में यही है। ठीक है, जो उनकी फोकस लेंथ है, अवतल में क्या होगा माइनस और उत्तल में क्या होगा पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण से चाहे
कितनी भी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः क्या होगा, देखिए जैसे कि हमारे घर में होते हैं शीशे, वो कौन से होते हैं, समतल होते हैं, प्लेन मिरर। तो इसका आंसर प्लेन हो गया पहला तो। और उत्तल में भी यही है, देखिए उत्तल में सदैव सीधा इमेज बनता है, ठीक है, सदैव कैसा होता है, सीधा इमेज बनता है, ठीक। तो उत्तल भी हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी, या तो समतल या फिर उत्तल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करोगे, ठीक। अब देखिए इसका आंसर ना एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है, ठीक है, मैंने इसे बहुत साइट से ढूंढा, ठीक है। एनसीईआरटी में इसका आंसर बी दे रखा है, ठीक है, लेकिन बहुत जगह ढूंढा मैंने, तो वहाँ पे सब जगह क्या है, सी है इसका आंसर, ठीक। तो देखिए जो लेंस होता है, उत्तल लेंस जो होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, इनलार्ज करके दिखाता है, ठीक है। जैसे कि हम टेलीस्कोप ही ले लेते हैं, टेलीस्कोप में भी क्या है, उत्तल लेंस है, वो भी क्या बड़ा करके दिखा रहा है। जो जितनी भी चीज़ें हैं जो बड़ा करके दिखाती है, वहाँ पे क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस। और देखिए ये देखिए मैं ये दिखाता हूँ, ये है इसकी बात हो रही है, जो ये लेंस है आपने देखा भी होगा, इससे हम क्या बुक पढ़ सकते हैं, यानी आंखों पे जो जोर है कम पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये क्या होता है, बीच से मोटा होता है और किनारे से क्या होता है, पतला। और बीच से मोटा किनारे पे पतला कौन सा होता है, उत्तल होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। 5 सेंटीमीटर पे रखेंगे, फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और कैसा लेंस होना चाहिए, उत्तल लेंस होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र अभिनेत्री की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है। फोकस को एडजस्ट कर पाता है जो ह्यूमन का आई होता है ना, ये किसकी वजह से होता है, तो जो हमारी आंख की समंजन क्षमता यानी कि अकोमोडेशन पावर होती है, उसकी वजह से होता है। सिलेरी मसल को हम रिलैक्स और कॉन्टैक्ट करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, दूर की वस्तु को, जैसे हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो क्या करते हैं, आंखों को बड़ा कर लेते हैं, पास की वस्तु के लिए क्या करते हैं, हम आंखों को छोटा कर देते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो इसलिए क्या होता है, इसको बोलते हैं एकोमोडेशन, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन, समंजन क्षमता बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको एडजस्ट करते हैं सिलेरी मसल के थ्रू, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग है, ठीक है। ह्यूमन आई में जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, तो रेटिना पे होता है, ठीक है। तो रेटिना क्या है इसमें, डी ऑप्शन, ठीक है, दृष्टि पटल पे होता है, ठीक है। और देखिए अगर पूछे सबसे क्लियर इमेज कहाँ पे होगा रेटिना के किस पॉइंट पे, तो उसको बोलते हैं येलो स्पॉट, येलो स्पॉट होता है वहाँ पे सबसे क्लियर होता है। और सबसे बेकार घटिया इमेज कहाँ पे होता है, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट पे सबसे बेकार इमेज बनती है, ठीक है, और सबसे अच्छी इमेज बनती है येलो स्पॉट पे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग, मतलब मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है, देखिए 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। और मैक्सिमम कितनी होती है, इन्फिनिटी, मैक्सिमम इन्फिनिटी होती है, और मिनिमम होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। जो अभी आपको बताया मैंने कि अकोमोडेशन करके हम क्या करते हैं, अपने लेंस को पतला, ठीक है, अपने लेंस को क्या छोटा या फिर लंबा इलोंगेटेड बना सकते हैं। और ये किसके थ्रू करते हैं, सिलियरी मसल जो होती है, ठीक है, सिलियरी मसल होती है आंखों को, जो लेंस को होल्ड करके रखती है, इधर ऊपर और नीचे रहता है। जब ये कॉन्टैक्ट करती है तो लेंस पिचक जाता है, बीच से मोटा हो जाता है, ठीक है। और जब ये रिलैक्स करती है तो लेंस लंबा हो जाता है, ठीक है। ये किसके वजह से हो रहा है, सिलेरी मसल, ठीक है, जो लेंस को होल्ड करके रखती है। तो इसका आंसर होगा सिलेरी मसल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम यानी कि पैरेलल में रख दिया जाता है, पैरेलल में कंबाइन किया जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बाई आर डैश अनुपात बताइए, ठीक है। देख, एक आर रेजिस्टेंस का कोई तार था, ठीक, उसको हमने 5 बराबर टुकड़ों में काट दिया, ठीक है। काट देते हैं इसको 5 बराबर टुकड़ों में, ठीक है। तो यदि आर है तो एक हो गया r/5, फिर हो गया r/5, r/5, ठीक है, r/5, ये 5 टुकड़े कट गए इसके, ठीक है, ठीक, ये 5 टुकड़े हो गए। अब इन सबको क्या कर दिया, पैरेलल में लगा दिया। पैरेलल में कैसे लगाते हैं, देखिए 1 बाय, जैसे r डैश हो गया, ठीक है, तो 1 बाय r1 होता है ना, 1 बाय r1, ये क्या था r/5, ठीक, r/5। तो देखिए 1 बाय r/5, ठीक है, 1 बाय r/5, ठीक है, ये आएगा 1 बाय r/5 5 बार, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा नीचे से, ठीक है, ऊपर से पलट जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, देखिए 5 बाय r, ठीक है, प्लस 5 बाय r प्लस 5 बाय r प्लस 5 बाय r, ऐसे हो जाएगा, पलट जाएगा ना ऊपर से। जैसे ये था ना 1 बाय r/5 था, ठीक है, तो इसको जब पलटा तो 5 बाय r हो गया, ठीक। तो 5 बाय r ये कितने बार आ जाएगा, 5 बार में, ठीक है। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए नीचे कितना था, r आ जाएगा, ठीक है, ऊपर कितना आएगा 25, ठीक है, 5 5 5 5 25, ठीक है, r/25 आ गया। इसको इधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया r/r डैश इज इक्वल टू
25, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा था कि आर बाई आर डैश का रेशियो क्या होगा। देखिए आर बाई आर डैश, ठीक है, ये रेशियो कितना आ गया 25, तो हमारा आंसर क्या हो गया 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 3 फॉर्मूले होते हैं इलेक्ट्रिक पावर का, ठीक है। वी आई, एक तो पी इक्वल टू वी आई, फिर होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर, फिर होता है वी स्क्वायर बाय आर, ये 3 होता है। देखिए तो आई स्क्वायर आर ये होता है, ये नहीं होता, आई आर स्क्वायर नहीं होता, वी आई होता है, वी स्क्वायर आर होता है, तो हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, ठीक है, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी, ठीक है, पावर बताना है, ठीक है, और ये कंडीशन पहले दे रखी है, ठीक। तो पहले मैं इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ, पी इजगल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आर निकाल लूँगा मैं, ठीक है, रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा ना उसमें, अगर मैं 110 वोल्ट लगाऊं या फिर 220 वोल्ट लगाऊं, उस बल्ब का रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, उतना ही रेजिस्ट उतना ही करेगा वो, ठीक है। तो देखिए रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं, इसको इधर भेज देता हूं, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाय, इधर क्या था पी, ठीक है। तो देखिए वी स्क्वायर बाई पी, वी की वैल्यू है 220 इंटू 220 हो गया, ठीक है, 220 इंटू 220 अपॉन पी की वैल्यू है 110, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 22 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 484 ओम आ गया हमारा ये रेजिस्टेंस, ठीक है। अब निकाल लेते हैं कि पावर कितना लगेगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब फिर से रख देते हैं पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। वी स्क्वायर इस बार कितना लेना है 110, ठीक है, 110 का स्क्वायर करते हैं 110 इंटू 110, ठीक है, अपॉन आर कितना निकला 484, ठीक है। अब इसको 11 से काटते हैं, 11 10 बार में जाएगा ये, ठीक है, और ये कितने में जाएगा 11 चौक 44, ठीक है। फिर से इसे काटेंगे 11 से, तो ये 10 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, तो ऊपर कितना आया 100/4, 100/4 है, 4 से 100 को काटेंगे कितनी बार जाएगा 25 वोट इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई व व्यास समान है, ठीक, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी में और फिर पार्श्वक्रम में यानी कि पैरेलल में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी तथा पार्श्वक्रम में उत्पन्न ऊष्मा यानी हीट का बताना है रेशियो, ठीक है। देखिए हीट फिर से लगाता हूँ मैं, हीट का फॉर्मूला देखिए, हीट इज इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर बाय आर टी, ठीक है, हीट का फॉर्मूला, ठीक है। पहले लगाना है उसको सीरीज में, फिर लगाना है पैरेलल में, ठीक है। तो सीरीज में मैं मान लेता हूँ जो उसका टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा आर एस, ठीक है, और पैरेलल में होगा आर पी, ठीक है। हीट निकालना है पहले सीरीज में फिर पैरेलल में, तो सीरीज में हीट बाय सीरीज में बाय पैरेलल में हीट इज इक्वल टू, देखिए अभी बताया मैंने आपको, वी स्क्वायर बाय आर को ले लेता हूँ मैं सीरीज आर एस इंटू टी, ठीक है, और वी स्क्वायर बाय आर पी इंटू टी, ठीक है। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, टी से टी कट जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा देखिए एच एस यानी कि सीरीज में हीट अपॉन पैरेलल में हीट इज इक्वल टू 1/RS सॉरी, ठीक है, अपॉन 1/RP, ठीक है, ये था। इसको पलट देता हूँ, ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा HS इज इक्वल टू HP इज इक्वल टू RP, ठीक है, पैरेलल वाला ऊपर चल जाएगा और सीरीज वाला नीचे आ गया, ठीक है। अब देखिए RP और RS निकाल लेता हूँ, RS यानी सीरीज में, देखिए RS इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए अगर एक मतलब R है, दूसरा क्या होगा, दूसरा भी R होगा, ठीक है, सीरीज में लगा रहे हैं, ठीक है। तो सीरीज में कितना हो जाएगा उनका दोनों का टोटल 2R हो जाएगा। पैरेलल में अगर निकालें, पैरेलल में देखिए 1/RP, इसमें क्या हो जाएगा 1/R, 2 है ना, वो 2 है यहाँ पे इसलिए बाय 1/R, तो इसका क्या हो जाएगा 2/R। पैरेलल में 2/R हो गया, सीरीज में हो गया 2R, ठीक। अब रख देते हैं जो हमने निकाला था, यानी टू HP में क्या आया था, ऊपर आया था RP/RS, ये आ गया था। RP की वैल्यू अभी हमने निकाला कितना आया, हाँ देखिए RP की वैल्यू ये था 1/RP की वैल्यू निकला था ये 2/R निकला था, ठीक है, 2/R। पर R की वैल्यू चाहिए तो इसको हम पलट देंगे, ठीक है, R की वैल्यू चाहिए तो इसको पलट देंगे, यानी RP की वैल्यू कितना जाएगी R/2 आ जाएगा, R/2। अब इन सब वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो देखिए HS इज इक्वल टू HP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिएगा R/2, ठीक है, ये किसकी वैल्यू थी RP की वैल्यू थी, और नीचे आ गया 2R, ठीक है, ये किसकी वैल्यू थी RS की वैल्यू थी, ठीक है, सीरीज में, ठीक। अब देखिए 2R हो गया ये, ठीक। अब देखिए इसको पलट देता हूँ मैं, जब इसको पलटूंगा देखिए HS बाय HP इज इक्वल टू ये था आपका R/2, ठीक है, इसको पलट दिया, सॉरी R/2, ठीक है, इसको पलट दिया तो 1/2 हो जाएगा, 1/2R हो जाएगा, ठीक है, 1/2R हो जाएगा। R से R कट जाएगा, ठीक है, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक।
एच इज इक्वल टू एच एस इज इक्वल टू एच पी इज इक्वल टू कितना होगा 1/4। ठीक है, तो यही पूछा गया था कि हीट जो सीरीज में लगाएंगे और पैरेलल में लगाएंगे उसका रेशियो क्या होगा, तो उसका रेशियो क्या है 1/4 रेशियो आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीआईपी क्वेश्चन है, वीआईपी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए ये चित्र दे रखा है, ठीक है, इसमें दर्शाया गया है कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल बताइए, फोर्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, और ये क्वेश्चन आपसे तभी होगा जब आप प्रैक्टिकली करोगे। ठीक है, तो क्या करो, अपने जो लेफ्ट हैंड है उसकी तीनों फिंगर को पैरेलल में लगाना है। ठीक है, और इस डायरेक्शन में देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है। ठीक है, जो थंब होता है फोर्स को दिखाता है। ठीक है, फोर फिंगर होता है वो किसको दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिड फिंगर होती है वो किसको दिखाता है, करंट को। ठीक है, करंट को। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक, और ये देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की गति, और आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन की गति, तो धारा की गति क्या होगी, यानी करंट की गति क्या होगी, इसके अपोजिट साइड होगी, यानी इस साइड अगर इलेक्ट्रॉन है तो धारा की गति क्या होगी, इस साइड होगी। ठीक, अब अपने फिंगर को आपको इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि जो आपका ये फोर फिंगर है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है वो इस डायरेक्शन में जाए। ठीक है, और जो मिड फिंगर है आपका, मिड फिंगर, ठीक है, मध्यमा है, वो ऊपर की साइड हो। ठीक है, मतलब आगे की साइड हो। ठीक, तो इस प्रकार जब आप करोगे तो जो आपका थंब है, ठीक है, तो थंब आपका अंदर की साइड जाएगा। ठीक है, ये आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तभी होगा, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, 3D नहीं है ये क्योंकि। ठीक, तो जब आप करोगे तो जो आपका थंब है जो अंदर की तरफ चल जाएगा। ठीक है, अंदर की मतलब किधर की तरफ, मतलब इस साइड आप ये रखोगे, ऊपर की साइड ये रखना है आपको, तो अंदर की साइड आपका चल जाएगा फिंगर। ठीक, तो इससे हमारा आंसर आता है कि जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, कागज़ के भीतर की ओर लगेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, कागज़ के भीतर की ओर फोर्स लगेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करेगा। ठीक है, कोई जो लंबा धारावाही तार है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके चारों तरफ कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बताना है। ठीक, तो देखिए ये किससे निकालते थे हम, जो थंब रूल था। ठीक है, थंब रूल या फिर कॉक स्क्रू का नियम, ठीक है, उससे निकालते थे। उसमें क्या करते, जैसे ये तार है कोई, ठीक है, इसमें अगर करंट ऐसे बह रही है, अगर हमने इसे राइट हैंड से पकड़ रखा है, ठीक है, राइट हैंड से पकड़ रखा है, और हमारा जो अंगूठा है इस डायरेक्शन में ऐसे पकड़ रखा है, अंगूठा नीचे की साइड है, मतलब करंट की साइड है, और तो उंगलियां इस डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी, यानी इस प्रकार से होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसका सेंटर क्या होता है, ये वायर होता है जिसका सेंटर। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, देखिए द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर ऑफ द वायर, जो वायर होगा वो सेंटर होगा। ठीक है, इस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं हम इसका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जैसे ये है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इस प्रकार पकड़ना है। ठीक है, दाएं हाथ से। ठीक है, तो जो इस प्रकार से क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है, और देखिए जो इसका सेंटर है वो क्या है, तार है, और ये जो गोला दिख रहा है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति करते हैं, यानी एक कुंडली ले लिया और एक चुंबक ले लिया, दोनों को गति करवाते हैं, दोनों में पास में रख के, तो क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। ओके, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जनरेटर्स में करते हैं। ठीक है, बिजली बनाने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बता दिया किसे बोलते हैं, जनरेटर को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है। ठीक है, एसी जनरेटर, ये जनरेटर की बात हो रही है यहाँ पे, और डीसी जनरेटर में कोई एक मेन डिफरेंस बताना है। ठीक है, क्या होगा, तो देखिए एक मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो एसी जनरेटर है उसमें क्या होता है, स्लिप रिंग होती है। ठीक है, एसी जनरेटर में क्या होता है, स्लिप रिंग होती है। ठीक है, जबकि डीसी जनरेटर में क्या होता है, कम्यूटेटर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि दिक् परिवर्तक होते हैं। ठीक है, दिक् परिवर्तक, इसमें दिक् परिवर्तक होते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, सर्पी वाले होते हैं। देखिए एसी जनरेटर हैव 2 रिंग नोन एज स्लिप रिंग्स। ठीक है, स्लिप रिंग होते हैं एसी जनरेटर में 2, जबकि डीसी जनरेटर में 2 हाफ, 2 आधे होते हैं, 2 आधे रिंग होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका मेन डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
देखिए लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। शॉर्ट सर्किट होगा तो जो सर्किट है उसमें विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो शॉर्ट सर्किट जब होता है तो उसमें विद्युत धारा बहुत अधिक बढ़ जाती है उस समय, ठीक है, उस समय बहुत अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सा सही है तथा कौन सा गलत है, ठीक है, बताइए। पहला देखिए कि विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है, ये गलत है। देखिए जो विद्युत मोटर होता है, मोटर का काम क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करना, ठीक है, इसने उल्टा बोल दिया, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में नहीं करता बल्कि विद्युत को करता है यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक। दूसरा देखते हैं विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे करता है, ये भी हमने देखा कि हाँ करता है, जनरेटर होता है तब जाके हमें क्या इंड्यूस्ड करंट मिलती है। ओके, थर्ड देखिए किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखा में होता है। देखिए अगर कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली लेते हैं इस प्रकार का, ठीक है, तो देखिए इस पे कैसे, देखिए चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनता है, जब इधर से जाता है तो करंट की दिशा ऐसी होती है और जब इधर से आता है करंट की दिशा ऐसी होती है, ठीक है। तो जब इस साइड अभी हमने देखा जो लेफ्ट हैंड थंब रूल था उसमें देखिए जब नीचे की साइड पकड़ रहे थे तो क्लॉकवाइज इसमें ये बन रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा था क्लॉकवाइज। जब ऊपर की साइड जाता है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज बनता है, एंटी क्लॉकवाइज बनता है, ठीक है। तो जब इसको और बढ़ाते हैं इधर से, ठीक है, और तो ये जो सेंटर होता है, सेंटर पे ये दोनों कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, सेंटर पे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो यही है सी पॉइंट में किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है, ये सही है बिल्कुल, ठीक। तो बी और सी तो सही है, ठीक। अब देखिए डी देखिए हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युतमय तार होता है, विद्युतमय तार यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई चलती है, तो ये गलत हो गया। देखिए हरा वाला क्या होता है, ग्राउंड होता है, ठीक है, और रेड वाला क्या होता है, रेड वाला होता है विद्युतमय तार, ठीक है, लिविंग वायर कौन सी होती है, रेड, और ब्लैक वाला क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है, ब्लैक वाला न्यूट्रल, ग्रीन वाला ग्राउंड और रेड वाला लिविंग वायर, ठीक। तो इसमें क्या है, सिर्फ बी और सी सही है, तो इसमें बी और सी सही है, बाकी दोनों ए और डी गलत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करेंगे। तो किस दिन नहीं करेंगे, क्लाउडी डे, ठीक है, बादल वाले दिन क्या होंगे, धूप नहीं दिखेगा तो जो सौर जल तापक यंत्र है जो वो काम ही नहीं करेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। बायोमास एनर्जी सोर्स का उदाहरण नहीं है, लकड़ी होता है, गोबर गैस होता है, कोल होता है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी है ये इसका उदाहरण नहीं है, ठीक है। बायोमास क्या होता है, देखिए बायोमास ऑब्टेन फ्रॉम डेड प्लांट एंड एनिमल, जो डेड प्लांट या एनिमल वेस्ट होते हैं उनसे ऑब्टेन किए जाते हैं। इस डेड प्लांट एंड एनिमल देयर इज अ केमिकल, इनमें कुछ जो डेड प्लांट या एनिमल हो गए उनमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, ताप दाब के कारण उनमें यानी टेम्परेचर और प्रेशर के कारण कुछ चेंज होते हैं और दे रिएक्ट विद द वाटर एंड सनलाइट, वाटर और सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं और बायोमास बनाते हैं, ठीक है। पर जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है, न्यूक्लियर एनर्जी कैसे होता है, फ्यूजन और फिशन से ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, ठीक है, सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न कौन सा नहीं है, तो इसमें देखिए न्यूक्लियर एनर्जी है, ये सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। बाकी जैसे बायोमास हमने देखा, विंड एनर्जी में भी सूर्य का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, और जियोथर्मल एनर्जी में यानी कि जो भूमि को गर्म करते हैं वहाँ से गैस को वो वेपराइज करते हैं उसमें भी क्या होता है, सूर्य की अहम भूमिका होती है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी जिसमें न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें सूर्य का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है, यानी सूर्य नहीं भी होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल आइटम है। देखिए घास, पुष्प और चमड़ा ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। देखिए चमड़ा किससे बनता है, चमड़ी से बनता है, चमड़ी क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। घास, लकड़ी और प्लास्टिक ये नहीं है, पहला वाला तो है दूसरा नहीं है। फलों के छिलके, केक और नींबू ये भी है। केक, लकड़ी एवं घास, ठीक है, ये भी है, यानी ए, सी और डी ये तीनों है, बी नहीं है बस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ठीक है, फूड चैन देखिए कौन बना रहा है। घास, गेहूँ, आम, ठीक है, घास को गेहूँ ने खाया नहीं हो सकता, घास को बकरी ने खाया, बकरी को मानव ने खाया ये हो सकता है, बकरी को गाय ने खाया नहीं हो सकता है, घास को मछली ने खाया नहीं हो सकता है, यानी बी है सिर्फ इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। देखिए कौन सा है, बाजार जाते समय सामान के लिए बड़ा कपड़े का थैला ले जाना, ठीक है, ये भी ठीक काम है, ठीक है। कार्य समाप्त होने पर लाइट और बल्ब, पंखे आदि सब बंद कर देना, ठीक है। माद और स्कूटर्स ये सभी है, तो ये सारी जितनी भी घटनाएं क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है, ठीक। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ये जितने भी प्रश्न थे सब आपके टेंथ की जो एनसीईआरटी है उसमें जो एक्सरसाइज वाला पोर्शन है उसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो हमने इन सबको डिस्कस कर लिया है, ठीक।
तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जय हिंद।